हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक एसी थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो जो हम 1000 एमसीक्यू का सीरीज चला रहे हैं, आज का टॉपिक नंबर 7 है। इससे पहले 6 टॉपिक पर वीडियो दे चुके हैं, उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप ज़रूर एक एक करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा। और ये जो हम सीरीज आपको 1000 प्लस एमसीक्यू का सभी टॉपिक से दे रहे हैं एक एक करके, ये सीरीज आपको सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगी। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी तक चैनल से मेरा नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। तो आइए सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को भी बताऊंगा, उसे भी आप ध्यान में रखिएगा। हो सके तो आप अपने नोट्स में भी उसे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए सभी क्वेश्चन को शानदार तरीक़ा से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, एसी को सरलता से डीसी में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को हम डीसी करंट में किसके द्वारा सरलता से कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है वोल्टेज के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है ट्रांजिस्टर के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है फिल्टर के द्वारा और चौथा ऑप्शन है दृष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर के द्वारा। तो जब राइट ऑप्शन चूज़ कीजिएगा तो पहला का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। रेक्टिफायर के द्वारा हम एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का लिए उपयोग करते हैं, तो राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ट्रांजिस्टर जो होती है यह एक प्रकार का सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है, जिसका उपयोग हम इलेक्ट्रॉनिक्स में सिग्नल के लिए और इसके अलावा कई जगह विद्युत शक्ति स्विचिंग आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। पहला का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बेहद महत्वपूर्ण और बेहद आसान है। यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा प्रतिवर्ती धारा द्वारा संपन्न नहीं किया जा सकता है, यानी कि प्रतिवर्ती धारा द्वारा संपन्न नहीं किया जा सकता है, यानी कि डीसी धारा द्वारा संपन्न किया जा सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है बैटरी चार्जिंग, दूसरा ऑप्शन है विद्युत लेपन, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का प्रचलन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हम जानते हैं कि बैटरी चार्जिंग के लिए डीसी करंट का, विद्युत लेपन में भी डीसी करंट का उपयोग करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का प्रचलन में भी डीसी करंट से ही संपन्न किया जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर भी दूसरा का डी के साथ चला जाएगा, उपरोक्त सभी। आपको यहाँ पर पूछा गया था नहीं किया जा सकता है किसके द्वारा, प्रतिवर्ती धारा के द्वारा, तो ये सब प्रतिवर्ती धारा ने डीसी करंट के द्वारा प्रचलन किया जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम डी के साथ चूज किए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बेहद महत्वपूर्ण और बेहद आसान है। यहाँ पर पूछा गया है, भारत में सिंगल फेज घरेलू एसी आपूर्ति की वोल्टेज कितना है, यानी कि जो भारत में सिंगल फेज की सप्लाई होती है घरेलू आपूर्ति के लिए, उसकी आपूर्ति वोल्टेज कितना रखा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 110 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 230 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 440 वोल्ट और चौथा ऑप्शन है 550 वोल्ट। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो तीसरा का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। जो सिंगल फेज के लिए रखा गया 230 वोल्ट, यानी कि राइट ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा का राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। और 3 फेज के लिए कितना रखा गया है ये आप ज़रूर बताइएगा। ये सिंगल फेज का दिया हुआ था 230 वोल्ट, लेकिन आपको कमेंट में बताना है कि 3 फेज के लिए कितना वोल्टेज रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया, कौन सा आपूर्ति स्रोत ध्रुवता को अचर रूप से बदलता है, यानी कि इसमें से कौन सा स्रोत है जो हमेशा उसका मान जो है बदलती रहती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है डीसी करंट, दूसरा ऑप्शन है एसी करंट, तीसरा ऑप्शन है डायनामो और चौथा ऑप्शन है बैटरी। ठीक है, तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर एसी करंट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चौथा का राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज करेंगे। डीसी करंट में जो होती है वैसी धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है, डीसी में डायरेक्ट रहता है, बदलता नहीं है, इसलिए इसे हम डायरेक्ट करंट
या डीसी करंट कहते हैं। अल्टरनेटिंग में वैसी धारा जिसका मान दिशा और समय के साथ साथ बदलते रहता है उसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। यहाँ पर आपसे यही पूछा गया कि अचर रूप से बदलते रहता है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए। ठीक है। इसके अलावा डायनोमो जो होता है यह एक प्रकार का ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए उपयोग करते हैं। डायनेमो का अन्य जो नाम होता है डीसी जनरेटर होता है। इसके अलावा बैटरी जो होती है सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चौथा का राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद महत्वपूर्ण है और छोटा सा न्यूमेरिकल है। यहाँ पर पूछा गया है आपसे 2 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का अवधि काल क्या होगा। ठीक है। यानी कि 2 किलो हर्ट्ज यानी कि 2000 हर्ट्ज। 2000 हर्ट्ज को हम लिख सकते हैं 2 गुने 10 के पावर 3 हर्ट्ज। ठीक है। HZ। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर F दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, आपको T ज्ञात करना है। तो T बराबर क्या फार्मूला होता है 1/F। इस तरह से इसे जब सॉल्व कीजिएगा उसका वैल्यू का मान रख करके फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्ज दिया हुआ है और जब इस तरह से ज्ञात कीजिएगा तो इसका राइट ऑप्शन जो है 0.5 मिली सेकेंड यानी कि राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा, आप कैलकुलेशन करके इसे देख सकते हैं। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है AC परिपथ का फॉर्म फैक्टर का मान होता है। ठीक है। यानी कि जो AC सर्किट में फॉर्म फैक्टर होती है उसका वैल्यू कितना होता है ये आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 1.41, दूसरा ऑप्शन है 1.11, तीसरा ऑप्शन है 1.51 और चौथा ऑप्शन है 1.61। तो जब ये 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो छठा का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। 1.11 होता है फॉर्म फैक्टर का मान AC सर्किट में। फॉर्म फैक्टर को हम के से प्रदर्शित करते हैं यानी कि निरूपित करते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। फॉर्म फैक्टर की बात हुआ है तो इसको भी बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। RMS वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू को हम फॉर्म फैक्टर कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेहद आसान है। यहाँ पर पूछा गया वोल्टेज के सापेक्ष प्रेरकीय परिपथ में धारा होती है। यानी कि वोल्टेज के सापेक्ष में प्रेरकीय परिपथ में धारा होती है वो कैसे होती है। ठीक है। पहला ऑप्शन है फेज में, दूसरा ऑप्शन है लीडिंग में, तीसरा ऑप्शन है लैगिंग में और चौथा ऑप्शन है विपरीत फेज में। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 7वां का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। वोल्टेज के सापेक्ष में प्रेरकीय परिपथ में धारा जो होती है लैगिंग के रूप में होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम सी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 छोटा सा एक न्यूमेरिकल है, आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है 100 हर्ट्ज पर 2 हेनरी वाले चौक कॉइल का प्रतिघात क्या होगा। बेहद आसान क्वेश्चन। यहाँ पर 2 चीज़ आपको दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज और प्रेरकत्व यानी कि L 2H यानी कि 2 हेनरी दिया हुआ है। तो रिएक्टेंस इक्वल टू फार्मूला होगा XL बराबर 2πfL। आप सभी लोग इस फार्मूला के बारे में जानते होंगे। इस तरह से इसे हम सॉल्व करेंगे। 2 का यहाँ पर 2 लिख देंगे, पाई का मान 22/7 लिख देंगे और F का मान यानी कि फ्रीक्वेंसी का मान 100 हर्ट्ज है और यहाँ पर L यानी कि प्रेरकत्व जो दिया हुआ है 2 हेनरी है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है। 22 दूना के 44, 44 गुने 100 करेंगे तो 4400 और 44 दूना के करेंगे तो 8800 आ जाएगा। 8800/7 करेंगे और जब भाग देंगे तो 1256 आ जाएगा। राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन ही, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है धारतीय प्रतिघात का मात्रक क्या है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ओम, दूसरा ऑप्शन है ओम मीटर, तीसरा ऑप्शन है एम्पियर और चौथा ऑप्शन है ओम एम्पियर। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 7वां का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। धारतीय प्रतिघात का जो मात्रक होता है ओम होता है। ठीक है। इसके अलावा प्रतिरोध का भी मात्रक ओम होता है, प्रतिबाधा यानी कि इम्पीडेंस का भी मात्रक ओम होता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। 9वां का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है चित्र में कौन सा संधारित्र प्रदर्शित किया गया है। यानी कि यह जो चित्र में दिखाया गया कौन सा संधारित्र है। तो आइए इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है माइका संधारित्र, दूसरा ऑप्शन है पेपर संधारित्र, तीसरा ऑप्शन है सेरेमिक संधारित्र और चौथा ऑप्शन है ऑयल पैरावैद्युत संधारित्र। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा
तो 10वां का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर बी के साथ चला जाएगा, पेपर संधारित्र। पेपर संधारित्र जो होती है 2000 वोल्ट डीसी वोल्ट पर कार्य करती है और इसका जो अधिकतम धारिता होती है 2.5 माइक्रोफैराड होती है। बाकी माइका संधारित्र जो होती है इसका 0.1 माइक्रोफैराड 2500 वोल्ट डीसी पर कार्य करती है, जबकि सेरामिक संधारित्र होती है 0.2 माइक्रोफैराड इसकी धारिता होती है और 1500 डीसी वोल्ट पर कार्य करती है। इसके बाद नेक्स्ट ऑयल परावैद्युत संधारित्र जो होती है यह 1 माइक्रोफैराड 25,000 डीसी वोल्ट पर कार्य करती है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं सारे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 10वां का राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया, पेपर संधारित्र। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पावर फैक्टर का सूत्र ज्ञात किया जाता है। यानी कि जो एसी सर्किट होता है उसमें हम पावर फैक्टर को किस किस विधि द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है cos फाइव बराबर R/J, जो कि यह बताता है कि किसी एसी सर्किट में प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात को हम पावर फैक्टर कहते हैं। तो ये भी सही है, इसके द्वारा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। और ये तो बहुत प्रचलित है, cos फाइव बराबर वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। तो ये दो विधि द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो तीसरा ऑटोमेटिक होगा और चौथा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, डी के साथ चला जाएगा। इन सभी विधि के द्वारा हम पावर फैक्टर को ज्ञात कर सकते हैं। तो 11 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है किसी शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है 1.0, दूसरा ऑप्शन है 0.95, तीसरा ऑप्शन है 0.9 और चौथा ऑप्शन है 0.85। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो किसी शुद्ध परिपथ का पावर फैक्टर जो होता है 1.0 होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चूज करेंगे। 12 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया। क्वेश्चन नंबर अब 13 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है इम्पीडेंस ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र का प्रयोग किया जाता है जिसमें प्रतिरोध व रिएक्टेंस शामिल हो। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है Z बराबर √R² प्लस x², दूसरा ऑप्शन है Z बराबर R² माइनस x², तीसरा ऑप्शन है Z बराबर R² प्लस x² और चौथा ऑप्शन है Z बराबर R प्लस x। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 13 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। इम्पीडेंस जो ज्ञात करने का सूत्र का प्रयोग किया जाता है Z बराबर √R² प्लस x²। ठीक है, तो राइट ऑप्शन में यहाँ पर 13 का ए के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 14। क्वेश्चन नंबर 14 बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद बार बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि चालकता यानी कि कंडक्टेंस का विलोम क्या होता है। तो एक एक करके हम चारों का आपको बता देते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसका व्युत्क्रम क्या होता है। ठीक है, तो चालकता का जो व्युत्क्रम होता है यानी कि कंडक्टेंस का होता है रेजिस्टेंस। तो इसका राइट ऑप्शन जो है हालांकि सी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एडमिटेंस का जो व्युत्क्रम होता है इम्पीडेंस होता है, जिसको हम प्रतिबाधा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद रिएक्टेंस का जो व्युत्क्रम होता है ससेप्टेंस होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और रिलक्टेंस का जो व्युत्क्रम होता है परमेबिलिटी होता है। तो ये चारों बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 14 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है एसी समानांतर परिपथ में एडमिटेंस का मात्रक है। अभी हम आपको ऊपर में बताया कि एडमिटेंस का जो व्युत्क्रम होता है वो इम्पीडेंस होता है, यानी कि एडमिटेंस को हिंदी में परिवेश्यता और इम्पीडेंस को हिंदी में प्रतिबाधा बोलते हैं। तो उसकी मात्रक यहाँ से आपसे पूछ दिया है। ठीक है, पहला है ओम, दूसरा है हेनरी, तीसरा है फैराड और चौथा है महो। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर डी के साथ चला जाएगा। एडमिटेंस का जो मात्रक होता है महो या साइमन होता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, डी के साथ इसका हम राइट ऑप्शन को चूज करेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है किसी ऐसी परिपथ में वास्तविक शक्ति से आभासी शक्ति के अनुपात को क्या कहते हैं।
यानी कि आपसे पूछा गया है वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति को हम किस नाम से जानते हैं। तो बेहद आसान क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्रतिबाधा, दूसरा ऑप्शन है पावर फैक्टर, तीसरा ऑप्शन है फॉर्म फैक्टर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 16 का राइट ऑप्शन यहाँ पर हम बी के साथ चूज करेंगे। पावर फैक्टर कहते हैं। किसको पावर फैक्टर कहा जाता है? वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को पावर फैक्टर कहते हैं। अगर आपसे फॉर्म फैक्टर पूछ देता तो फॉर्म फैक्टर में आरएमएस वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू यानी कि औसत वैल्यू को हम फॉर्म फैक्टर कहते हैं। तो ये दोनों ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। प्रतिबाधा उसको कहते हैं जब किसी परिपथ में विद्युत धारा के लिए जो कुल अवरोध उत्पन्न होता है उसे हम प्रतिबाधा कहते हैं। इसको जेड से निरूपित किया जाता है और मात्रक ओम होता है। तो ये सब पॉइंट है, आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। 16 का राइट ऑप्शन हम यहाँ पर पावर फैक्टर के साथ चूज किए, राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया धात्रीय प्रतिघात का मान परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी के अनुक्रमानुपाती, दूसरा ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती, तीसरा ऑप्शन है आरोपित वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती और चौथा ऑप्शन है आरोपित वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती। तो जब इसका राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 17 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि XC समानुपाती जो होता है 1/f होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। राइट ऑप्शन हम 17 का बी के साथ चूज करेंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18 में 4 पिको फैराड के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो कुल धारिता क्या होगा, ठीक है। तो कुल धारिता आपको ज्ञात करना है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 2 पिको फैराड, दूसरा ऑप्शन है 4 पिको फैराड, तीसरा ऑप्शन है 8 पिको फैराड और चौथा ऑप्शन है 16 पिको फैराड। तो हम जानते हैं कि जब श्रेणी क्रम में 2 संधारित्र जुड़ा होता है तो 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ये फार्मूला से जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो 1/4 प्लस 1/4 एलसीएम निकाल करके जब इसे कैलकुलेशन कर दीजिएगा तो यहाँ पर 18 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, 2 पिको फैराड आ जाएगा। आप कैलकुलेशन करके इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा रिएक्टिव पावर का मात्रक है, ठीक है। तो रिएक्टिव पावर का मात्रक आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है VA, दूसरा ऑप्शन है KW, तीसरा ऑप्शन है KAVAR और चौथा ऑप्शन है KVA, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्टिव पावर का जो मात्रक होगा वो राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, KVAR, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर। राइट ऑप्शन सी के साथ चूज करेंगे। 19वां का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है वह आवृत्ति जिस पर XL बराबर XC होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्राकृतिक आवृत्ति, दूसरा ऑप्शन है अनुवाद आवृत्ति, तीसरा ऑप्शन है उदासीन आवृत्ति, चौथा ऑप्शन है यहाँ पर सुपर आवृत्ति। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 20वां का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। XL बराबर XC जो होता है अनुवाद आवृत्ति कहलाती है। किसी श्रेणी सर्किट में RLC का वह स्थिति जिसमें XL बराबर XC होता है उसे हम रेजोनेंस या अनुवाद आवृत्ति कहते हैं। इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चूज करेंगे। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं और इस क्वेश्चन का जवाब किसके साथ जाएगा, कौन सा राइट ऑप्शन होगा, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो आज का सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, जो आप लोगों को इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें पूछा गया है कैपेसिटिव AC सर्किट में डॉट डॉट होता है, ठीक है। क्या होता है? धारा वोल्टेज से आगे चलती है, दूसरा ऑप्शन है धारा वोल्टेज से पीछे चलती है, तीसरा ऑप्शन है धारा वोल्टेज के साथ साथ चलती है और चौथा ऑप्शन है वोल्टेज धारा से आगे रहता है। तो ये 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा आपको बताना है। अगर आपका राइट आंसर आता है तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये छोटा सा सीरीज़ था, हमारे जो भी टॉपिक होते हैं उसमें 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं होती है, ताकि आपको बोर फील ना हो और अच्छी तरह से आप समझ सके सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीक़ा से। क्योंकि
सभी टॉपिक वाइज आपको वीडियो देना है, तो आप पेशेंस बनाए रखिएगा और सभी वीडियो को एक एक करके ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आज का वीडियो था। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर वीडियो के बारे में बताइएगा, और वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।